अनअकैडमी। उत्तराखंड एपीओ का, जिसमें अब एक वीक भी नहीं बचा है, लेस देन अ वीक। सो ये जो हमारे लिए एक हफ्ते से भी कम टाइम बचकर रह गया है आने वाले एग्जाम में, इसके लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, हम इस पर्टिकुलर चीज पे कॉन्सेंट्रेट आज करेंगे, हम इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देंगे। अब मेरे हिसाब से आपके लिए जो बहुत रेलेवेंट हो जाता है, दैट इज उत्तराखंड एपीओ में पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट में हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि ये एक ऐसा एक्ट है अपने आप में जिसको स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोगों को लगता है कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स दूंगा, मैं आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पे जो आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि पुलिस एक्ट क्योंकि प्री में हमारे से अभी पूछा जा रहा है, प्री आने वाला है, तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरे के पूरे बेर एक्ट को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे बेर एक्ट को नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ रीड करो। डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक यू पॉइंट आउट और मेक यू अंडरस्टैंड जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। बट अगेन कमिंग बैक, क्योंकि हमारे को सेफ रहना जरूरी होता है एग्जाम में। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे हिसाब से सेलेक्टिव तैयारी बहुत है और हम इससे सेलेक्ट हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं इस समय यू मेक श्योर कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ें। अब आज के डिस्कशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पूरे बेर एक्ट में क्या देखें क्या ना देखें। क्योंकि कोई भी चीज जो हम लोग मिस आउट करते हैं, जैसे अभी हरियाणा के एक्ट में मैंने देखा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ, आप लोग कभी कभी बहुत इतनी सिंपल चीजों को मिस आउट कर जाते हैं जिनको निकालना बहुत ईजी था, बट आपने उनको देखा ही नहीं, आपको लगा कि अरे इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, और वहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं और हम लोग एक ऐसा टॉपिक जो डेफिनेटली हम क्वालिफाई कर सकते थे या जिसको हम निकाल सकते थे, हम उस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। सो आई वुडंट वांट माय स्टूडेंट्स कि आप ऐसी कोई भी गलती करो। मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें, किस तरीके से आप लोग पढ़ें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप लोग जो कर रहे हैं ये पढ़ाई आप लोग को किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में ना अटका दे कि आप लोग आते हुए भी सही तरीके से स्कोर ना कर पाए। सो वही डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो जो हम लोगों को समझनी जरूरी है वो हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि ओवरऑल उत्तराखंड एपीओ का सिलेबस है क्या। जनरेट बता रहा हूं, फिर पुलिस एक्ट पे जाता हूं। 2 पेपर्स होंगे आप लोगों के, 2 पेपर्स। एक पेपर आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो लॉ का होगा, दूसरा पेपर जो आपसे पूछा जाएगा वो जीएस का होगा। अब लॉ और जीएस के दोनों पेपर में आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोगों के लिए अगर आपने दोनों में अबव एवरेज स्कोर नहीं करा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई कर पाना। सीट्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि क्योंकि सीट्स कंपैरेटिवली कम है तो सीधी सी बात है कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब लॉ जीएस के पेपर में एक अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, सो जीएस के पेपर में हम लोगों को देखने को मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल जीके, उत्तराखंड की जीके, इस तरीके के टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। और लॉ में हमारे लिए क्या ध्यान देना जरूरी हो जाता है, कुछ पेपर जिसपे पूरा का पूरा टिका हुआ है सब्जेक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। और ये तो होते ही हैं क्योंकि ये हमेशा जान होते हैं, ये क्रक्स होते हैं जिन पेपर्स को हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एपीओ एग्जाम। बट जनरली जैसे आप यूपी का भी एग्जाम देंगे, उत्तराखंड का भी एग्जाम देंगे, तो पुलिस एक्ट आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पुलिस एक्ट को नहीं देख रखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस एक्ट के बारे में आइडिया नहीं है। तो अगले 1 घंटे में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करूंगा।
मैं अगले 1 घंटे में आप लोगों को यही बताऊंगा कि पुलिस एक्ट बात किस किस चीज़ की करता है, क्या इंपॉर्टेंट है पुलिस एक्ट में, क्या ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको आप कम कम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को मदद कर देगा। नौ ये मैं आपको शुरुआती तौर पे बहुत क्लियरली बता दूं स्टूडेंट्स कि उत्तराखंड एपीओ में पुलिस एक्ट के रफली हम मान के चलते हैं 8-10 सवाल आने चाहिए। मतलब दिस इज द मिनिमम दैट आई एम सेइंग, मेरे हिसाब से 8-10 सवाल आने चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज बहुत कैटेगोरिकली याद रखिएगा कि देखिए कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है, कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि 10 ही सवाल आएंगे या 15 ही सवाल आएंगे या 5 ही सवाल आएंगे। अब ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 सवाल या 15 सवाल या 5 ही सवाल, दैट इज बिकॉज आई वांट कि आप लोग जब प्रिपेयर करें आप ये मान के चलें कि ज्यादा सवाल आ रहे हैं। कम सवाल आ जाते हैं हमारे लिए वो अच्छी बात है, वी विल बी इन द सेफ जोन। बट मान लो अगर हमारे से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा सवाल आते हैं और आपने ज्यादा ठीक से पढ़ने की कोशिश नहीं करी, तो फिर आप अटक जाओगे। इट इज समथिंग लाइक जो मेरे को देखने को मिला है पिछले कुछ स्टूडेंट्स के साथ हरियाणा के एग्जाम में, कि आपको चीजें आती थी बट आपने रिवाइज नहीं करी या आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया, जिसके चक्कर में आपने एग्जाम को खराब कर दिया। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये पुलिस एक्ट होता क्या है, ये पुलिस एक्ट बात किस चीज की करता है। सी जस्ट अ मिनट, जब मैं आपसे बात करता हूं पुलिस एक्ट की, जस्ट अ मिनट, जब मैं आपसे बात करता हूं पुलिस एक्ट की, सो पुलिस एक्ट अपने आप में बात करता किस चीज का है। बेसिकली किसी भी स्टेट में, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोगों को देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस जैसे जो एंट्रीज है ये एक स्टेट के पास होती है, ये स्टेट की ताकत है, स्टेट लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इनसे रिलेटेड जो कानून होंगे, किस तरीके से पुलिस एक्ट करेगी, पुलिस क्या होगी, पुलिस में कौन अधिकारी होंगे, उनकी क्या पावर्स होगी, उनकी क्या टेरिटरी होगी, ये सारी तरीके की जो बातें हम लोग को देखने को मिलती हैं वो स्टेट एक्ट में देखने को मिलती हैं। जैसे कि उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है 2007 का एक एक्ट है, यूपी में भी एक्ट देखने को मिलता है, तकरीबन आपको हर स्टेट में पुलिस एक्ट देखने को मिलेगा। अब आप में से ज्यादातर लोग सीआरपीसी को तो जानते हैं, सीआरपीसी में हमें ये तो देखने को मिलता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, पुलिस होती है, पुलिस पे एफआईआर होती है, तो वो सब सीआरपीसी हमको बता दे रहा है। बट ये जो पुलिस का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है पुलिस एक्ट में। जब हम पुलिस एक्ट पढ़ते हैं तो पुलिस एक्ट में हम लोगों को एक एक करके सारे सेक्शन वाइज पूरे का पूरे डिटेल में बता दिया जाता है कि ओवरऑल पुलिस का एक राज्य में स्ट्रक्चर क्या होगा। अब अगर आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो पर्टिकुलर जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं पुलिस एक्ट का, क्या इसमें पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत है हर चीज, मैं फिर से कहूंगा यस, मेरे हिसाब से आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है। बट पुलिस एक्ट के अलावा हमको रूल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर आप लोग देखेंगे डेप्थ में जाएंगे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप अननेसेसरी डेप्थ में चले जाएंगे, उतने सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जब जितना पूछा नहीं जाना है उतना एक्स्ट्रा हम लोगों को काम नहीं करना है। अब पुलिस एक्ट एज आई टोल्ड यू अपने आप में हम लोगों को बताएगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से पुलिस का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से पुलिस काम करेगी, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। रात में आपको जीएस में क्या क्या करना है वो एक बार अभी बता दूंगा, मैं शुरू में भी आप लोग को बता रहा था, आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन एज वेल। पर जरा हम लोग इस पुलिस एक्ट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। पुलिस एक्ट का डिस्कशन हमारे लिए थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है। अब पुलिस एक्ट के डिस्कशन में आप लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज हो जाती है, दैट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, व्हाई इज नॉट मूविंग, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा। देयर इज सम टेक्निकल इशू, ये नहीं हट रहा है। चलिए नो इश्यूज, हम लोग नीचे से ही करते हैं, वी विल स्टडी, इतने में हम करने की कोशिश करेंगे। आई हैव नो आइडिया एब्सोल्युटली कि ये क्यों नहीं हट पा रहा है टेक्निकली। चलिए नो इश्यूज, राज आई कम टू जीएस एज वेल। अभी हम लोग जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये अपने आप में एक्ट 1 ऑफ 2008 है। इतनी बेसिक चीजें हम लोग हो जाता है
ये जो इसमें लास्ट अमेंडमेंट वगैरह भी हमको देखने को मिल जाते हैं वो 2007 के बाद अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखने जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये अपने आप में प्रियम्बल वाइज क्या कहता है। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, प्री वगैरह में प्रियम्बल हर एक्ट का आप लोग को रीड करके जाना चाहिए, कई बार रेलेवेंट होता है, सवाल पूछे जाते हैं। सो व्हाट डज दिस एक्ट से? दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशंस। टर्म्स याद रखनी है, एस्टैब्लिशमेंट, regulations and management of police. Management of police. Redefine its roles, duties and responsibilities, and to enable it to function as an efficient, professional, effective, accountable and people friendly and responsive agency by taking into account the emerging challenges of policing, enforcement of rule of law, the concern for the security of state and the people, good governance and human rights. It be enacted by the legislature of state of Uttarakhand in the 58th year of Republic of India. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली किस चीज की बात कर रहा है? ये एक्ट पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट उत्तराखंड में क्या हो, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो, रेगुलेट कैसे करा जाए, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। ये एक्ट फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ उत्तराखंड, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप ध्यान से देखेंगे ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप लोगों को आइडिया हो, गुड मॉर्निंग शिखा जी, ह्यूमन राइट्स आज की डेट में एक ऐसी कंसर्न हो जाती है जो कि इंटरनेशनली और नेशनली दोनों सेंस में देखते हैं। हमारे को देखने को मिलता है कि कई बार पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में सुनने को मिल जाता है, कस्टोडियल डेथ्स के बारे में पहले सुनने को मिल जाता था। उन चीजों को कैसे कंट्रोल करा जा सके, कर्ब करा जा सके, ये भी पुलिस एक्ट में हमसे बात करने की कोशिश करी जा रही है। सो एज आई सेड, आप लोगों के लिए प्रेम्बल बड़ा रेलेवेंट है। प्री में जब सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों से प्री में सवाल पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किस चीज से पर्टेन कर जाता है। सो डेफिनेटली प्लीज रिमेंबर, आप लोग ये गलती नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ हिस्सा पढ़ें और कुछ हिस्से को आप लोग छोड़ दें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टूडेंट्स फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, ये कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं हट पा रही है, ये स्लाइड नहीं क्लियर हो पा रही है। सो प्लीज डू नॉट बॉदर ऑन दिस। मैं थोड़ा सा नीचे आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सो सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। अब ये जो एक्ट है ये अपने आप में उत्तराखंड के पुलिस एक्ट 2007 के नाम से जाना जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड द पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट डिप्लॉयड आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट द रेवेन्यू पुलिस एरिया। सो यहाँ पे हम लोगों से क्लियरली बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पुलिस है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये हमारे लिए लागू करा जाएगा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड के बाहर भी अगर उत्तराखंड के पुलिस को डिप्लॉय करा जाता है तो वहां पे भी यूज होगा। तो ये याद रखिए, एक फाइनल पॉइंट हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट एट द स्टेट एक्सेप्ट द रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो ये जब डिक्लेयर करा जाएगा उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, उस दिन इसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2, ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। डेफिनेशन क्लॉज में कई सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे को फॉलो करने जरूरी हैं, एग्जाम के लिए बहुत काम के हो जाते हैं। सो हम लोग एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। 2A एक्ट मींस उत्तराखंड पुलिस एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है। कैटल 2B कैटल मींस एंड इंक्लूड्स काउ, बफलो, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, asses, mules, sheep, goats and swine। अब ये जो मैंने अभी लिस्ट पढ़ी है, ये आप लोगों को लग सकता है कि ये हम लोग क्यों लिस्ट पढ़ रहे हैं, इतनी बेसिक सी लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं। याद रखिए, आप लोगों से बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जा सकता है प्री से रिलेट करके। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट कैटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको ये एनिमल्स की लिस्ट याद होनी चाहिए ना। ये लग सकता है थोड़ा सा कि मुश्किल है, हम कैसे याद करेंगे, नेवरदलेस रेलेवेंट हो जाता है। Then 2C not very relevant for us, 2D relevant for us। District district means a revenue territory notified as revenue district under Uttar Pradesh Land Revenue Act 1901।
अब एक चीज याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड पे कानून लागू होता है वो यूपी का ही पुराना कानून लागू होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था 1901 वाला, जो ब्रिटिश के टाइम का था, वो कानून हमको बताता था कि टेरिटरी क्या होती है। टेरिटरी किस चीज की? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या था? डिस्ट्रिक्ट अपने आप में वो जोन थी जहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। सो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, इस पर्टिकुलर चीज को एक रेवेन्यू टेरिटरी कहते थे, परंतु इसको पुलिसिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करा जाता था। वहां पे एक पुलिस चीफ होता था और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको उस एरिया में देखने को मिलता था। सो रेलेवेंट हमारे लिए हो जाता है, काम का है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2E। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मींस द चीफ ऑफिसर एंट्रस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ये टर्म याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा एक डीएम को, या डीएम का रोल क्या होता है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मॉर्निंग कुमार जी, राज, अभी मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, पहले हम एक डिस्कशन कर लें, उसके बाद इफ वी हैव टाइम रिमेनिंग वी विल डिस्कस एज वेल, क्योंकि रिवीजन में मैं उन लोगों की भी मदद करना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है या कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन है। नॉन डिविजनल कमिश्नर कौन हो जाता है? डिविजनल कमिश्नर वो हो जाता है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के, जनरली हम लोग को देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी जो एरिया होता है उसको कमिश्नर ही बोला जाता है। अब याद रखिए जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कमिश्नर है, ये सब पुलिसिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। ये है तो सारे यूपी लैंड लॉ, यूपी लोकल लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पर ये यूज करे जाते हैं यहाँ पे भी, तो आपके लिए यहाँ पे भी ये रेलेवेंट हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। नाउ डिविजनल कमिश्नर अपने आप में हो जाता है जो एक रेवेन्यू डिवीजन के लिए होता है। रेवेन्यू डिवीजन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के बनता है, तो उनको जो हेड करता है वो डिविजनल कमिश्नर होता है। आगे आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, 2H। 2H हमसे बात करता है इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी हमारे लिए क्या होता है? अब इंसर्जेंसी एक अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोगों को बताता है जनरली जब कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग एंटर कर जाते हैं बाहरी तत्व जिनको नहीं आना चाहिए। लेट्स रीड के ये एक्ट हमें इंसर्जेंसी क्या बताता है। इंसर्जेंसी मीन्स एंड इंक्लूड्स वेजिंग ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल by a group or a section of population against the state, which includes the separation of a part from territory of India. So जब भी armed struggle कर दिया जाता है against the state कुछ लोगों के द्वारा, ये माना जाता है कि उन लोगों ने अपने इलाके के खिलाफ, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के खिलाफ इंसर्जेंसी कर दी है। रेलेवेंट है, याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए ये टर्म। नेक्स्ट जो हमारे रेलेवेंट हो जाता है, जो हमारे से टर्म पूछा जा सकता है, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी Internal security means preservation of sovereignty and integrity of state from disruptive and anti-national forces. So जो disruptive forces हैं या anti-national forces हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो अपने आप में फोर्सेस है ये अपने आप में बड़ी रेलेवेंट हो जाती हैं। ये अगर ये ऐसा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आता है तो सीधे सीधे पुलिस एक्ट के तहत पुलिस की जिम्मेदारी होती है चीजों को मैनेज करने की। नेक्स्ट 2J मिलिटेंट एक्टिविटी। अब मिलिटेंट एक्टिविटी अपने आप में क्या है? इट मींस एंड इंक्लूड्स एनी वायलेंट एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, inflammable substances, firearms and other lethal weapons or hazardous substances in order to achieve its political objectives. Again, सीधे सीधे हम लोगों से पूछा जा सकता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जब कोई भी ऐसी संस्था है या कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलके एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेबल चीज़ों का, ज्वलनशील चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फायर आर्म्स मतलब हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, कोई और तरीके के हैजर्डस खतरनाक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं,
तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वो मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। 2K मॉरल टर्पिट्यूड। 2K मॉरल टर्पिट्यूड। Now, moral turpitude means involvement in any crime which, among other things, either pertains to cheating, forgery, drugs, intoxication, modesty of women, etc. अब ये जितनी कैटेगरीज हैं, वैसे तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे आईपीसी में देखने को मिल रही हैं हम लोग को, बट आईपीसी या आईपीसी के अलावा अगर किसी भी और एक्ट वाली ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, और ये आप कुछ भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो मॉरली भी गलत माना जाता है, मतलब लीगली तो चीज गलत है ही, परंतु उसको ये बोला जा रहा है कि मॉरली भी अपने आप में चीज सही नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपने मॉरल टर्पिट्यूड के एक्ट को करा है। नेक्स्ट 2L ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपने आप में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपने आप में है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी क्राइम कमिटेड बाय अ ग्रुप or network of persons in pursuance of its common intention of unlawful gain by using violent means or threat of violence। Organized crime होता है जब कुछ लोग साथ में जुड़ते हैं और साथ में जुड़ के वो लोग कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाए, एक ऐसा संगठन बनाए जो किसी गलत काम को करने के लिए, देखिए टर्म्स वर्ड्स यहाँ पे क्या है, कॉमन इंटेंशन फॉर अनलॉफुल गेन, उसको करने के लिए वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करें या थ्रेट इस्तेमाल करें वायलेंस का। ऐसा जब कोई काम करा जा रहा है तो ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करा जा रहा है। अगेन रेलेवेंट टर्म है, याद रखिएगा। देन 2M नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 2N हमसे बात करता है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट से इसको रिलेट कर रहा था। पुलिस डिस्ट्रिक्ट ये क्या है? इट मींस टेरिटोरियल एरिया नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। सो टेरिटोरियल एरिया अपने आप में वो होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाता है। नोटिफाई करने का क्या मतलब? वो किसी पर्टिकुलर एक जगह के लिए नोटिफिकेशन निकल दिया गया है और डिक्लेयर करा गया है कि ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट होगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट की जो एरिया होता है, क्षेत्र जो होता है, उससे आप सीधे रिलेट करिए। ओके, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, याद रखिए स्टूडेंट, जो मैं भी आप लोगों को ये रिवीजन कराता चल रहा हूं, दिस इज बेसिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ प्री, जो आने वाला एग्जाम है। देन द बाउंड्री ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2O क्या कहता है हमसे? 2O कहता है इट मींस द टेरिटोरियल एरिया ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग द रेवेन्यू पुलिस एरिया। अब ये जो रेवेन्यू पुलिस बार बार आ रहा है, ये वो है जो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से डील करने वाली पुलिस है। इनका जो क्षेत्र है वो अलग हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस होती है, उसका क्षेत्र क्या होता है? जो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का एरिया होता है वही एरिया इनके पास आता है। आप लोग ने सुना होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सो जो डीएम का अंडर एरिया आता है वही एसपी के भी अंडर में आता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना डीएम साहब की जिम्मेदारी है, और उसके लिए जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट 2P पुलिस ऑफिसर, डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस। आखिर ये जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें पुलिस ऑफिसर होता कौन है? हम मानेंगे कैसे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उनके एक्ट को ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो एक्ट करा जा रहा है? अब ये हमारे लिए आईपीएस भी हो सकते हैं, ये हमारे लिए प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के भी हो सकते हैं। लेट्स रीड। It means any officer belonging to the Indian Police Service, Uttarakhand Police Service, or Uttarakhand Police Service or Uttarakhand Police Subordinate Service, and includes any other service constituted under the Act. So, अगर आप मोटा-मोटा देखें IPS, UPS, Uttarakhand Police Subordinate Service, सारी जो अलग-अलग पोस्ट्स होती हैं वो सबको यहाँ पे इंक्लूड करा जा रहा है। इन सबको पुलिस ऑफिसर यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट 2Q। अब 2P और 2Q को सेम मत मान लीजिएगा। 2P हम लोगों से बात करता है पुलिस ऑफिसर की, वेयरएज 2Q जो टर्म हमसे यूज कर रहा है वो कर रहा है पर्सनल, पुलिस पर्सनल। अलग टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट मींस एंड इंक्लूड्स सच पुलिस ऑफिसर एंड ऑल अदर पर्संस
whom the appointing authority is the DG of police and any officer subordinate to him. So पुलिस पर्सनल में ऑफिसर्स प्लस एडिशनल स्टाफ भी आ जाएगा। वो एडिशनल स्टाफ जो कि पुलिस ऑफिसर तो नहीं होते हैं परंतु पुलिस को कार्य करने में मदद करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने आप में पुलिस पर्सनल वो होते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के अलावा होते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि पुलिस अपना सुचारू रूप से काम कर सके, ये उनकी मदद करते हैं। सो इसको याद रखिएगा। देन प्रिस्क्राइब नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, तो मैं प्रिस्क्राइब आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप अपने आप रीड कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस अगेन आप रीड कर सकते हैं, नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, आप लोग देख सकते हैं। देन रेवेन्यू पुलिस एरिया, ये हमारे रेलेवेंट है टू यू। टू यू अपने आप में क्या कहता है? इट मीन्स द एरिया एग्जिस्टिंग एज सच टू बी नोटिफाइड बाय द रेवेन्यू पुलिस एरिया। सो रेवेन्यू पुलिस जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था, उसका जो क्षेत्र होता है उसको रेवेन्यू पुलिस एरिया बोला जाता है। अब रेवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या है ये भी याद रखिए, 2V। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ पुलिसिंग एग्जिस्टिंग इन द रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो जो पुलिसिंग रेवेन्यू पुलिस एरिया में करी जाती है उसको बोला जाता है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बट हमारे लिए रेलेवेंट। आगे आते हैं, सबऑर्डिनेट रैंक Y, 2Y। It means all ranks below the rank of assistant or deputy superintendent of police. So ASP या DSP के जो नीचे वाले पद होते हैं उन सबको सबऑर्डिनेट रैंक्स बोला जाता है। ये एक्चुअली ASP और DSP और इनके ऊपर के जितने पद होते हैं ये अपने आप में थोड़े सीनियर पद माने जाते हैं, और इनके नीचे जितने हो जाते हैं, जैसे SI का मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो वो जो पद होते हैं वो कंपैरेटिवली इनके नीचे के पद माने जाते हैं, कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा छोटा पद माना जाता है। तो इसलिए जो टर्म यहाँ पे यूज करा जा रहा है वो सबऑर्डिनेट रैंक है। 2Z, 2Z हमसे बात करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP जिसको हम लोग बुलाते हैं, वेरी सीनियर ऑफिसर। SP मींस द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, इंचार्ज होता है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। एंड शैल इंक्लूड पुलिस ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। तो कोई भी व्यक्ति जिसको जिले का इंचार्ज बनाया गया है पुलिसिंग के लिए उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि एक जिले में पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है, ये उसी से आप रिलेट करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारे लिए थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है दैट इज 2ZB, विक्टिम। विक्टिम किसको माना जा रहा है? विक्टिम मीन्स अ विक्टिम ऑफ क्राइम। सो सिंपल हो जाता है, विक्टिम अपने आप में वो होता है जो कि क्राइम का विक्टिम होता है, जिसने कहीं ना कहीं क्राइम झेला है। Who individually or collectively have suffered criminal harm including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, and includes acts or omissions which are in violation of laws operative within Uttarakhand. Again repeating, ये हमसे क्या कहता है? Victim of crime, जिस व्यक्ति ने किसी तरीके से कोई हार्म झेला होता है। वो क्या क्या हार्म हो सकते हैं? वो फिजिकल इंजरी, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक लॉस या फंडामेंटल राइट्स का भी लॉस। याद रखिए, देखिए फंडामेंटल राइट्स तक को यहाँ पे इंक्लूड करा जा रहा है। या कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि उत्तराखंड में जो कानून लागू होते हैं उनके खिलाफ जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी चीजों को झेल रहा है तो ये माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ एक तरीके से क्राइम करा गया है। नेक्स्ट जो हमारे रेलेवेंट आ जाता है दैट इज विटनेस, 2ZC, विटनेस। Witness means a person who has made a statement or who has given or agreed to give evidence. So statement keywords क्या याद रखने? Statement, evidence, or who has given or agreed to give evidence in relation to the commission of any offence as may be prescribed. Next, in relation or associate to a person referred to in clause A above may require protection or other assistance under this act. तो या तो उसने कोई statement या evidence दिया होता है या उसको स्टेट प्रोटेक्शन की मदद चाहिए होती है बिकॉज वो विटनेस की कैटेगरी में माना जा रहा है। और फॉर एनी अदर रीजन में रिक्वायर प्रोटेक्शन और अदर असिस्टेंस अंडर दिस एक्ट। सो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों से बोला जा रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने कोई स्टेटमेंट दिया हो, एविडेंस
लेकर आया हो, वो स्टेटमेंट या एविडेंस लाने वाले व्यक्ति का साथी हो, और उसको किसी रीजन से प्रोटेक्शन की स्टेट से जरूरत हो कि स्टेट उसको प्रोटेक्ट करे, मदद करे, ऐसे व्यक्ति को विटनेस की कैटेगरी में डाला जाए। अब यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट होता है, पर डेफिनेशन क्लॉज में एक और जो बड़ी ही रेलेवेंट चीज है हमारे लिए, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज कोई भी जो शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है इस एक्ट में, कोई भी जो वर्ड का इस्तेमाल करा जा रहा है इन द बेयर एक्ट, पुलिस एक्ट में, अगर उसका मीनिंग हम लोगों को नहीं डिफाइन करके दिया गया है पुलिस एक्ट में, तो हम उसका मीनिंग किस एक्ट से ढूंढेंगे? ये टर्म याद रखिएगा, सीआरपीसी और आईपीसी। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पीनल कोड से हम लोगों को देखने को मिल जाएगा टर्म्स का जो मीनिंग है, अगर वो इस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, हम चैप्टर 2 पर जाते हैं। मैं एक चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत कैटेगोरिकली बताना चाहूंगा, मैं हमेशा हर एग्जाम के लिए कहता हूँ, हरियाणा अभी अभी निकला है, उत्तराखंड आ रहा है, फिर राजस्थान भी आप लोग देने जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप लोग जब भी बेयर एक्ट्स पढ़ें, आप चैप्टर के नंबर और चैप्टर के नेम्स उनको जरूर से याद करें। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट का, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। सो ये हमारे लिए एक बड़ा ही रेलेवेंट पॉइंट हो जाता है। इतना बेसिक सा सवाल हमारे से पूछ लिया जाता है प्री में, और आपने क्या करा होगा, आपने पूरा का पूरा एक्ट रट रखा होगा, पर आपने इतनी छोटी सी गलती कर दी होगी कि आपने ये बेसिक बेयर एक्ट को पढ़ने में कोई गलती करी होगी, या आपने बेयर एक्ट को करा ही नहीं होगा तैयार, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 3 पर आते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को ये पर्टिकुलर एक्ट का डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आपका कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं यहीं पे मेंशन कर दूं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे UASID DUBEY इसके थ्रू आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप इसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी पे मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, यहाँ तक कि GS, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ मैंने करा है, तो आप मेरा कोड LEXLOCI यूज करिए, जिससे आप लोग मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप प्लस या पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, और आप मेरे साथ इन डेप्थ पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, अगेन आप फीस सबमिट करते हुए LEXLOCI मेरे कोड को यूज करिए। ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आप मेरे मेंटरशिप में भी आएंगे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैं अनअकैडमी पे इस समय IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, यूपी के लोकल लॉ मैंने अभी भी स्टार्ट करे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे राइटिंग, TPA में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये सारे तरीके के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और आने वाले टाइम में भी इन सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगा, इनके अलावा भी। तो आप इन डेप्थ हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर टू यूज द कोड LEXLOCI। इस कोड को यूज अगर आप करके ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी, आप मेरी मेंटरशिप में भी आएंगे और आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शालिनी जी, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे कैटेगोरिकली सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 हम लोगों से बात करता है दैट देयर शैल बी अ पुलिस फोर्स फॉर द स्टेट, मतलब उत्तराखंड राज्य में एक पुलिस फोर्स होगी। नेक्स्ट, द पुलिस फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड मेंबर्स एंड हैव सच ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब। जो राज्य डिक्लेयर कर देगा वो वाली यहाँ पे देखी जाएंगी। The administration of police force of the state subject to overall government control of the state government shall vest in Director General of Police। अब ये पॉइंट आपके लिए काम का है। सेक्शन 3 में बताया जा रहा है जो स्टेट की पूरी पुलिस है वो आखिर किसके सुपरविजन के अंडर में काम करेगी? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट हो जाता है, प्री में बिल्कुल सीधे पूछा जा सकता है, माफ करिएगा।
देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है सेक्शन 4 में पुलिस रेंजेस. The state government may by notification divide the state into one or more police ranges. The administration of police force in the police range shall vest in an officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police. So पुलिस रेंजेस क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है राज्य को, जो अलग अलग पुलिस की रेंज हो जाएगी, जो कि जिले से बड़ी होती है, और जो मिनिमम अधिकारी हो सकता है, मिनिमम रैंक अधिकारी हो सकता है जिसके अंडर में एक रेंज होगी, दैट इज डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी उसको बुलाया जाता है. Section 5 is police district. The administration of police district within the local jurisdiction of district magistrate shall be vested in the superintendent of police under the general coordination and direction of district magistrate. So section 5 हमें again एक बड़ा relevant point बताता है. एक जिले में जो पुलिसिंग होगी वो एसपी के अंडर में आएगी, और एसपी किसके सुपरविजन के तहत या डायरेक्शंस के तहत काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. सो एसपी साहब जो एक जिले के हैं वो डीएम साहब के एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में उनके साथ काम करेंगे और उनके डायरेक्शंस पे काम करेंगे. सेक्शन 6 हमसे क्या बात करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्राइम और प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द कम्युनिटी एट लार्ज इंक्लूडिंग विक्टिम्स ऑफ क्राइम. द स्टेट गवर्नमेंट मे क्रिएट वन और मोर स्पेशल सेल्स इन द पुलिस डिस्ट्रिक्ट. सो बेसिकली हम लोगों से बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो किसी स्पेसिफिक तरीके के क्राइम के लिए किसी स्पेसिफिक तरीके का एक सेल बनाया जा सकता है, जो सेल सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज से ही रिलेटेड पुलिसिंग करेगा उस जिले में. सो वो हो जाता है अपने आप में एक स्पेशल सेल. सेक्शन 7 पुलिस स्टेशन. सेक्शन 7 हमसे क्या कहता है, the state government shall by notification create police stations with or without posts. The state government shall by notification notify the circle and there shall be minimum 2 police stations in a circle. A police station shall be headed by an officer in charge who shall not be below the rank of sub inspector of police. अब यहाँ पे क्या दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्री के लिए आ जाते हैं. दो थानों को जोड़ के, दो पुलिस स्टेशन को जोड़ के मिनिमम एक सर्कल बनेगा. आपने सुना होगा एक सर्कल ऑफिसर होता है, जनरली सर्कल ऑफिसर डीएसपी रैंक के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं. सो एक सर्कल मिनिमम 2 पुलिस स्टेशन को जोड़ के बनेगा, उससे ज्यादा पुलिस स्टेशन भी हो सकते हैं. हर पुलिस स्टेशन को जो हेड करेगा, जिसको हम लोग कई बार स्टेशन हाउस ऑफिसर के भी नाम से जानते हैं, वो मिनिमम हम लोगों को एसआई रैंक का अधिकारी होगा, सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा. उससे नीचे का व्यक्ति वहां पे सब इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है. और ये जो डिक्लेयर करा जा रहा है कि कौन से एरिया एक सब इंस्पेक्टर का अंडर में आएगा, या एक कोई पर्टिकुलर एरिया जो हमें देखने को मिल जाता है कि कौन सी रैंक अधिकारी उसको हेड कर रहा है, सर्कल में कितने पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सब कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा निकाला जाएगा. सरकार इसको बाकायदा डिक्लेयर करेगी. आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इसलिए मैं आप लोगों के लिए चेंज कर दे रहा हूँ, एडिंग अ स्लाइड, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था. ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं करेगा. चलिए सेक्शन 8 पर आते हैं हम लोग. सेक्शन 8 हमसे बात कर रहा है रेवेन्यू पुलिस एरिया की. हमने पहले भी देखा है, अंडर द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम सच एरिया ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट शैल फॉल एज गवर्नमेंट डिटरमिन्स टाइम टू टाइम. तो कोई पर्टिकुलर एरिया रेवेन्यू पुलिस एरिया में आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी डिक्लेयर करा जाएगा. किसके द्वारा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देगी. नेक्स्ट आ जाते हैं रेलवे पुलिस पे. अब रेलवे पुलिस आप सब लोगों ने कभी ना कभी जब आपने ट्रेन में यात्रा करी होगी तो आपने देखा होगा कि रेलवे पुलिस रहती है, रेलवे पुलिस फोर्स रहती है. वो क्या है जरा रीड करते हैं हम लोग. सेक्शन 9 हमसे कहता है, notwithstanding anything contained in this act, the state government may, by notification in the official gazette, create one or more railway police district under the control of superintendent of police, including such railway areas in the state as the state government may specify. So state government हर जिले में या किसी भी जिले में रेलवे फोर्स का एक टेरिटरी बना सकती है जो उनके जुरिस्डिक्शन में फॉल करेगा.
द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट इनटू वन और मोर सर्कल्स। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो इनकी जो टेरिटरी है रेलवे पुलिस वाली, इसको भी सर्कल्स में डिवाइड करा जा सकता है। टू बी हेडेड बाय ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी या डीएसपी इन सर्कल्स को हेड करेंगे। The state government may by notification create one or more police station in the railway police district to be headed by an officer of rank not below the rank of सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो ये जो सर्कल्स हैं इनको डिवाइड करा जाएगा फर्दर पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन को मिनिमम एसआई रैंक का जो अधिकारी होगा वो इसको मैनेज करेगा, वो इसको सुपरवाइज करेगा, हेड करेगा। सेक्शन 10 इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। हाँ जी, उसी से रिलेट करेंगे राज साहब इसको हम लोग। The state government may by general or special order create a state intelligence department for collection, collation, analysis and dissemination of intelligence। अब ये याद रखिएगा कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना, वो एक्चुअली पुलिस के साथ मिलके काम करता है, पुलिस का ही पार्ट आप एक तरीके से उसको कह सकते हैं। हिंदी में एक शब्द आप लोगों ने कभी सुना होगा, मुखबिर, जो खबर लाके देते हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आपने कभी सुन रखी होगी। इसका बेसिकली काम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्राइम होने वाला है, दंगा तो नहीं होने वाला है, किसी तरीके का कोई फसाद तो नहीं होने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का व्यक्ति है और वो लिप्त पाया जाता है क्रिमिनल गतिविधियों में, किसी एरिया में वो आजकल है। उन सारी चीज़ों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है और स्टेट को पास ऑन करी जाती है, ये जिम्मेदारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की होती है या इंटेलिजेंस के लोगों की होती है। सेक्शन 11 सीआईडी, जिसको सीआईडी आप लोग आम भाषा में सुनते हैं, उसकी वहां पे बात हो रही है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। The state government may by general or special order create a CID for investigation of specified crimes as directed by the state government or by the Director General of Police। So, अब हम लोगों को ये याद रखना है कि सीआईडी हर केस को नहीं हैंडल करता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक तरीके से एक सीआईडी का डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और कुछ स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्राइम जो कि बताए जाएंगे कि ये वाला क्राइम जो है अब ये सीआईडी हैंडल करेगी, उन्हीं को सीआईडी को दिया जाएगा। अन्यथा सीआईडी हर काम को नहीं, हर तरीके के क्राइम को नहीं देखती है। अब ये कौन से क्राइम्स होंगे जिनको ये हैंडल कर सकते हैं, ये या तो डीजीपी साहब डिक्लेयर करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। अब एक्चुअली डीजीपी साहब भी कौन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही एक तरीके से नुमाइंदे हैं जो डिक्लेयर करते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग बेसिक छोटे छोटे डिस्कशंस कर रहे हैं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं हम लोग कुछ मेंस की नजर से नहीं, हम सब प्री की नजर से कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से राय है कि आप लोग को पूरा का पूरा बेरा कम से कम एक बार दो बार देखना चाहिए। इट इज अ वेरी स्मॉल बेर एक्ट, कोई बहुत ज्यादा बड़ा या कोई बहुत टफ बेर एक्ट नहीं है, और मैं इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा बेर एक्ट जल्दी जल्दी जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको आपको बताता चल रहा हूँ, सो दैट आप उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको याद रखें, आपको प्री में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 12 स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स। स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स। The state government may by general or special order create specialized police force and may also determine the number, function and responsibilities of such police force. A specialized police force may comprise of such administrative structure and hierarchy as may be prescribed. The duties, responsibilities, power and privileges of a specialized police force may be as such as prescribed by the state government. The state government may by general or special order disband or rationalize such a specialized police force at time. अब ये जो स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में क्या है, ये जो इतना बड़ा सेक्शन हमने देखा, ये क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत फील होती है तो वो एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स बना देंगे। वो पर्पस क्या है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, वो जब बनाई जाएगी पुलिस फोर्स को तो स्टेट डिफाइन कर सकता है कि क्यों हम बना रहे हैं। ये जो फोर्स बनाई गई है, इस फोर्स को कभी भी अगर पुलिस को जरूरत महसूस होती है वो उस फोर्स को डिसबैंड भी कर सकता है या खत्म भी कर सकता है। यहाँ पे हमारी ये सेक्शन 12 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 13 हम लोगों से क्या बात करता है, सेक्शन 13 अगर आप लोग देखेंगे तो सेक्शन 13 हमसे कहता है कि अगर कभी भी जरूरत महसूस होती है तो जो नॉर्मल पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी मदद के लिए एडिशनल पुलिस क्रिएट करी जा सकती है। क्या लेट्स रीड क्या कहता है,
to assist the civil police in enforcement of law and maintenance of order, or in situations of likely breach of peace, or in disaster management functions, in escort or prisoners, or to discharge such other duties. मतलब ये अलग अलग तरीके के काम बताए जा रहे हैं, which may require special weapons and tactical teams or presence or armed police. The state government shall create armed police units and special armed police units with appropriate manpower, strengths in the form of an armed police force for each police district and armed police battalion for the state. The constitution, recruitment, training and deployment and administration of such reserve battalion shall be as per rules made under this act. So कभी भी अगर ज़रूरत महसूस होती है स्टेट को कि वो कुछ एडिशनल पुलिस के नुमाइंदों को अपॉइंट करे, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? मे बी डिजास्टर से रिलेटेड कोई काम हो, मे बी प्रिजनर्स को एस्कॉर्टिंग के लिए ज़रूरत हो, मे बी जो नॉर्मल डे टू डे पुलिसिंग एक्टिविटी होती है उसमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और लोगों को पुलिस चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा अधिकारी होने चाहिए, तो ये सारा का सारा काम करने के लिए पुलिस को, एडिशनल पुलिस को अपॉइंट करा जा सकता है। ये रेलेवेंट हो जाती है जो स्टेट के द्वारा करी जा रही है ये जो पुलिस फोर्स है, और इन लोगों की ट्रेनिंग कैसे होगी, ये लोग काम कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी बाय द स्टेट इन देयर नोटिफिकेशन। स्टेट जो अपना नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगा उसमें बताया जाएगा। 14 नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस। 15 पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स काम का है। द स्टेट गवर्नमेंट में ले डाउन अ ट्रेनिंग कम एजुकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा ट्रेनिंग कम एजुकेशन पॉलिसी, in consultation with the DGP for the police officers and personnel. This policy shall also aim to promote a culture among police officers for acquiring appropriate educational and professional qualification as they advance in their career. The state government may by general or special order establish police training institutes including State Police Training Institute, police training schools and other training institutions including police academy. The supervision and administration of police training institutions shall be in accordance with the rules made for this purpose. So ये relevant हो जाता है। राज्य में उत्तराखंड में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे, जो ना सिर्फ नए जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो नई भर्तियां हैं जो कि पुलिस में जा रहे हैं उनके लिए है, बल्कि उन अधिकारियों के लिए भी है जो पहले से पुलिस में सर्व कर रहे हैं, और उन पर्टिकुलर अधिकारियों को जरूरत है एक तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी जो पुलिसिंग एक्ट है उसको बेहतर करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो लोग एक बार पुलिस में शामिल हो गए हैं तो वो भूल गए हैं उन गतिविधियों को, उन एक्ट्स को जिसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो वो उनको सिखाने के लिए। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इनटू मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस एंड क्राइम। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ ब्यूरो मे बी such as may be prescribed. Again, section 16 हमारे लिए प्री के लिए काफी काम का है, तो छोटा सा पॉइंट है। पुलिसिंग से रिलेटेड कोई अगर रिसर्च का काम करना है, पुलिसिंग से रिलेटेड कोई ऐसा काम करना है जो मदद करेगा एक तरीके से पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि वक्त बदलता है, लॉ डायनामिक है, सिचुएशंस डायनामिक है, सर्कमस्टांसेस डायनामिक हैं, तो जो पुलिसिंग की तरीका है वो भी चेंज होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को सेक्शन 16 बताता है। सेक्शन 17 टेक्निकल सपोर्ट फोर्सेस। द स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट एंड मेंटेन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डीजीपी सच टेक्निकल एजेंसीज एंड फोर्सेस एज रिक्वायर्ड थ्रू नोटिफिकेशंस मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर दिस पर्पस। कहीं पे भी जरूरत अगर महसूस होती है तो पुलिस को मदद करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर्स होने चाहिए। कोई एक ऐसा काम है जो कि टेक्निकल एजेंसी के ही द्वारा करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, कोई चीज टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब टेलीकम्युनिकेशंस की जो इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज होती है वो एक आम पुलिस वाले को नहीं होगी, परंतु उनकी मदद करने के लिए कुछ टेक्निकल लोगों को अपॉइंट करा जा सकता है। उसी को यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट फोर्स बोला जा रहा है। 18 लीगल एडवाइजर एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर। अगेन ये अपने आप में पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, बट इनको पुलिस पर्सनल से आप रिलेट कर सकते हो। The state government may appoint a legal advisor and a finance controller to assist and advise the DGP on legal and financial matters respectively. Very direct, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, not very important for us. Now, section 19 मेरे हिसाब से कोई बहुत relevant नहीं है, आप लोग रीड कर सकते हैं। section 20 हम लोगों से बात करता है एक पद की जो कि एक important पद हो जाता है। Which post is that? DGP.
डीजीपी अपने आप में कौन होते हैं? डीजीपी अपने आप में जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं, जिन अधिकारी साहब के पास हम लोगों को देखने को मिलता है पूरी ताकत होती है एक पुलिस की, एक पूरे के पूरे राज्य में। एंड ये सिर्फ हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है इन द केस ऑफ उत्तराखंड, ये हम लोगों को बाकी राज्यों में भी देखने को मिल जाता है। सो ये डीजीपी की यहाँ पे हम लोगों से बात करी जा रही है। अब ये हम लोगों से जो बात करता है, लेट्स सी क्या क्या बताता है। फॉर द ओवरऑल कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द पुलिस फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सो ओवरऑल राज्य में जो कंट्रोल होगा, उस कंट्रोल को करने के लिए, पुलिस का जो कंट्रोल होगा उसको करने के लिए हमें देखने को मिल जाता है डीजीपी को अपॉइंट करा जाता है। The DGP shall be appointed from a panel of officers already working in the rank of Director General of Police or the officers who have been found suitable for promotion in the rank of Director General of Police after screening by a committee as constituted by the government, provided that the number of officers in the panel shall not exceed 3 times the number of cadre posts sanctioned for the rank of DGP in the state. So basically हम लोग को ये चुनने का तरीका बताया जा रहा है कि डीजीपी किसको बनाया जा सकता है। डीजीपी एक स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी कुछ नेम्स जो कि डायरेक्टर जनरल की रैंक के सीनियरिटी के ऑफिसर्स होंगे और उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति को इस पद को दिया जाएगा। याद रखिए डायरेक्टर जनरल कई सारे अधिकारी हो सकते हैं एक राज्य में सीनियरिटी के हिसाब से, पर उनमें से डीजीपी एक ही को बनाया जाता है। डीजीपी एक तरीके से फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। 4 सीनियर अधिकारी हैं, मान लो राज्य में 3 सीनियर अधिकारी हैं, तीनों डीजी की रैंक के हैं, परंतु उनमें से डीजीपी एक ही को बनाया जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। एक साथ पैरेलली 3-4 डीजीपी एक राज्य में नहीं होते हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बहुत छोटा सा बट रेलेवेंट पॉइंट, सो अपॉइंटेड शैल हैव मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years सब्जेक्ट टू सुपर एनुएशन। 2 साल का इनको टेन्योर दिया जाएगा, परंतु वो सुपर एनुएशन पे डिपेंड करेगा। सुपर एनुएशन अब क्या हो जाता है? सुपर एनुएशन का मतलब हो जाता है अगर वो रिटायर हो जाते हैं अपने 2 साल के टर्म से पहले तो ऑफ कोर्स रोक दिया जाएगा उनके टेन्योर को। The state government may remove the DGP from his or her post before expiry of his tenure by written order specifying reasons on the following grounds: on conviction by court of law in criminal offence, or where charges have been framed by a court in case involving corruption or moral turpitude, or on becoming incapable to perform his or her functions as DGP due to physical or mental illness, or on promotion or transfer to a higher or similar post under the central or any other state government, और on his or her own request। तो ये 3-4 जो पॉइंट हैं, आप कॉन्विक्ट हो जाएं किसी क्रिमिनल केस में, आप मेंटली फिजिकली फिट ना रह जाएं, आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, आप किसी हायर पोस्ट पे चले जाएं, सेंटर में डेपुटेशन पे चले जाएं, आप खुद ही नहीं आगे काम कंटिन्यू करना चाहते, इन सारे केसेस में आपको डीजीपी के पद से हटाया जा सकता है। इन एक्सेप्शनल केसेस, ये जनरल रूल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। इन एक्सेप्शनल केसेस द डीजीपी मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट before expiry of his or her tenure for gross inefficiency and negligence, where a prima facie case of a serious nature has been established after a preliminary inquiry। Now ये अपने आप में तब होता है जब मान लीजिए भाई देखिए डीजीपी की जिम्मेदारी है पूरे राज्य की सुरक्षा एक तरीके से, परंतु वो अपने काम को सीरियसली ही नहीं ले रहे, वो अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं, बहुत नेग्लिजेंट है अपनी एक्ट को लेके। कोई बड़ा प्रकरण सामने आ गया परंतु उन्होंने कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे पर्टिकुलर केस में पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउड होता है कि वो डीजीपी साहब को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने काम को सही से नहीं कर रहे थे। सेक्शन 21 पर आते हैं। सेक्शन 21 एक जेनरिक लिस्ट हमको देगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द डीजीपी शैल मेक रेगुलेशंस एंड इशू ऑर्डर्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट और विद एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कुछ पर्टिकुलर कामों के लिए। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये ऐसी लिस्ट है मुझे लगता है जो कि आप लोग को सीधे पढ़ के समझ में आ सकती है कि किस किस चीज से रिलेटेड डीजीपी रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे या डायरेक्शन करेंगे अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों को। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ वर्क परफॉर्म बाय पुलिस ऑफिसर। हाँ जी, वी आर बैक। देन सेक्शन 22 हम लोगों से बात करता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की। सेक्शन 22 सीधे सीधे आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 311 की बात करता है। आर्टिकल 311 वही है जो संविधान में बताता है कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को पोस्ट से हटाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर होता है।
क्योंकि एक जनरली एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं डीजीपी, तो उनके लिए ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। 23 डिसिप्लिनरी पेनल्टीज के बारे में बताता है, इसकी बस लिस्ट आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं क्या क्या इनके खिलाफ करा जा सकता है। रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, रिडक्शन इन सैलरी, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। सो इनके पद से तो इनको नहीं हटा दिया जा रहा है जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो रही है, बट हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि इनकी सैलरी कम करी जा सकती है, इनका पद हटाया जा सकता है, इनको फोर्स करके रिटायरमेंट दिलवाया जा सकता है, इनका सैलरी इनका जो इंक्रीमेंट बन रहा था, जो हर साल कुछ कुछ साल पे इंक्रीमेंट बनता है, वो रोका जा सकता है, इनको जो प्रमोशन दिया जाना था वो रोका जा सकता है। ये सारी चीजें इनके खिलाफ करी जा सकती हैं। इस सेक्शन में मेरे हिसाब से यही ज्यादा कंपैरेटिवली रेलेवेंट है, आप लोगों को यही ये याद रखना जरूरी है। देन 24 मेरे हिसाब से आप रीड कर सकते हैं, कंपैरेटिवली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस। 25 क्या कहता है? A police officer shall, in addition to any other delinquent act or behavior as specified in relevant rules, be liable for disciplinary action for following misconduct. अब कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये जो फॉलोइंग लिस्ट है, ये लिस्ट आप लोग को याद रखनी चाहिए, सेक्शन 25 में रीड कर रहा हूं। इस रीजन से किसी पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। क्या है ये लिस्ट? डिसओबीडियंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर्स, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, insubordination or any oppressive conduct, unauthorized malingering or absence from duty, act of cowardice, misuse of right or any other act which is unbecoming of an officer. तो ये जो पूरी की पूरी लिस्ट हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, ये हम लोग को बता रही है कि अगर कोई भी इस तरीके का काम करा जाता है, जैसे आप अपना ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हैं, आपने काम आना बंद, आपको ऑफिस आना चाहिए, आपको काम करना चाहिए पुलिसिंग, आप वो नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत थी जहाँ पे आपको ब्रेवली स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाहिए, वहां पे आप कॉवर्ड की तरीके से भाग खड़े होते हैं सिचुएशन से, तो ऐसी कोई भी अगर आप काम करेंगे तो आपको आपके पद के खिलाफ, आपने शोभायमान काम नहीं करा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। नाउ 26 मेरे हिसाब से नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, आप एक बार देख सकते हैं। 27 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज, द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी टू असिस्ट द डीजीपी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे एरिया। तो ये 27 क्या बताता है हमको? डीजीपी साहब को असिस्ट करने के लिए रेलवे पुलिस में, याद रखिएगा ये रेलवे पुलिस से रिलेट कर रहा है, रेलवे एरियाज जो हैं वहां पे एक डीआईजी को अपॉइंट करा जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्री में आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं कि कौन सा अधिकारी है जिस अधिकारी को अपॉइंट करा जाएगा, या कौन सा अधिकारी है जिनके अंडर में रेलवे की पुलिस आएगी। ऐसी बेसिक चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन अ रेलवे एरिया शैल वेस्ट इन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो एसपी होगा, एसपी साहब को जिम्मेदारी दी जाएगी रेलवे डिस्ट्रिक्ट की। रेलवे डिस्ट्रिक्ट क्या है, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। Now, इसके आगे जो हमारे को यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलती है सेक्शन 27 में, मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ वेरी रेलेवेंट लिस्ट। अगर आप लोग देखना चाहें सेक्शन को आप देख सकते हैं, अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो मेरे हिसाब से आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस टॉपिक पे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेलेवेंट नहीं है ये। 28 हम लोगों से बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस। अब टर्म ऑफ ऑफिस अपने आप में क्या हो जाता है? टर्म ऑफ ऑफिस अपने आप में हो जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो अधिकारी है ये अपने आप में कितनी दिन के लिए काम करेगा, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, ये उस पर्टिकुलर चीजों से रिलेट कर जाता है ये पर्टिकुलर। अब हमारे को यहाँ पे देखना है, मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट नहीं, बट मैं जनरेट आपको बता रहा हूँ, मैं रीड करता हूँ। अ पुलिस ऑफिसर पोस्टेड एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल हैव मिनिमम टर्म ऑफ 1 ईयर। ये याद रखो, 1 ईयर एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस सर्कल और एसपी और डीआईजी, आईजी ऑफ रेंज शैल हैव मिनिमम टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो जो थोड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको 2 ईयर्स देने की बात करी जा रही है, ये लिस्ट याद रखिएगा, अदरवाइज कोई बहुत रेलेवेंट नहीं। Provided that any police officer covered under this section may be transferred from his post before expiry of the tenure by competent authority by written order,
परंतु इनके इस टर्म से पहले इनको रिमूव भी करा जा सकता है। क्या रीजन हो सकते हैं जिस रीजन के लिए इन लोग को रिमूव करा जा सकता है? ये अपने आप में हो जाते हैं ऑन प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट और प्रोसीडिंग ऑन डेपुटेशन। ये डेपुटेशन पे जा रहे हैं या इनका बड़ा पद हो जा रहा है तो इनको हटाया जाएगा। ऑन प्रूविंग द गिल्ट, किसी तरीके के गिल्टी पाए जा रहे हैं। ऑन फ्रेमिंग ऑफ अ चार्ज बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, अब अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको रिमूव करा जा सकता है। ऑन बिकमिंग इनकेपेबल ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल इलनेस, आप किसी तरीके से शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार हो गए हैं, तो उनको हटाने की बात करी जाएगी। ये कहा जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर अधिकारी अब काम करने योग्य नहीं रह गया है क्योंकि वो पर्टिकुलर व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है। तो अब कोई फिजिकली फिट नहीं है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति काम कैसे करेगा? फॉर फिलिंग अप अ वैकेंसी, कोई और पद है जो वेकेंट है उसके लिए। ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट, वो खुद ही काम नहीं करना चाह रहे हैं। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी का ना होना वहां पे बेहतर है। इन एक्सेप्शनल केसेस एन ऑफिसर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रॉस इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस वेयर अ प्राइमा फेसी केस ऑफ अ सीरियस नेचर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो जब हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा है, कोई एक ऐसा अधिकारी है जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, अपने काम को लेके इनएफिशिएंट होके काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को रिमूव करा जा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदेश निकाल के। अब ये जो पर्टिकुलर आदेश निकाला जाएगा ये अपने आप में काम का हो जाता है। क्यों ये काम का हो जाता है? क्योंकि ये एक प्राइमा फेसी इंक्वायरी के बाद ही आदेश निकाला जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट हमारे लिए रेलेवेंट है जो टर्म यहाँ पे आता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। किसी भी अधिकारी को हटाया जा रहा है तो एक मौका तो दिया जाना चाहिए उसको। यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स जो आप लोग इस पर्टिकुलर क्लास को कर रहे हैं, आप लोगों को ये क्लास मदद कर रही है, आप लोगों के लिए ये मददगार होगी, ये जो रिवीजन में क्लास आपको करवा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए ज़्यादातर टॉपिक को पुलिस एक्ट के कंप्लीट करूं, बट फॉर सम रीज़न अगर हमारे कुछ सेक्शंस रह जाते हैं तो मैं आने वाले कुछ दिन में उससे रिलेटेड आपके लिए बाकी क्लास भी रखूंगा। फॉर दोज ऑफ यू, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को रुक के ये चीज़ बता दूँ, फॉर दोज ऑफ यू जो लोग इन डेप्थ जुडिशरी या आईपीओ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको जब भी कोर्स ज्वाइन करना है आपको मेरा कोड यूज करना है। द कोड इज LEXLOCI, LEXLOCI। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप मेरी मेंटरशिप में आएंगे स्टूडेंट्स, बल्कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करके और एजुकेटर्स की भी क्लासेस को देख सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, बिकॉज एट अनअकैडमी we also give you an option of going for recorded lectures। so, आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को जो एक और चीज ध्यान रखनी है, आपको 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं। विच एवर सूट्स योर पॉकेट आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस ज्वाइनिंग को लेके, अगर आपको लगता है आपके पास कोई सवाल है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके डिस्कशन के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। UASID DUBEY, UASID DUBEY, ये आप लोगों के लिए बहुत एक लिंक रेलेवेंट हो सकता है, जहां पे अगर आप कभी भी मेरी फ्री क्लासेस के टाइम देखना चाहते हैं या अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा कब कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इन सब के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं करेंटली स्टूडेंट्स IPC, उत्तर प्रदेश लोकल लॉज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारी क्लासेस ले रहा हूं। अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस को कंप्लीट करा है। ये जो पर्टिकुलर मैंने क्लासेस अभी करी हैं, इन क्लासेस को भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और टॉर्च को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो आप इन सारी क्लासेस को
मेरे साथ देख सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ 1.5 से 2 साल के बैच को ज्वाइन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एनी जुडिशरी दैट यू थिंक ऑफ, हम उन सारे के सारे को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा अगर आप ऑनलाइन इंडिया में किसी भी कोने से बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने डिस्कशन को जो हम कर रहे थे, हम आगे कुछ और सेक्शंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज स्टेट पुलिस बोर्ड एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमिटी। एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमिटी। अब यहां पे आप लोग को याद रखिएगा कि सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि, जस्ट अ मिनट, नेट क्यों दिक्कत कर रहा है भाई। चलिए सो सेक्शन 29 हमसे क्या कहता है? सेक्शन 29 हमसे कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एज सून एज मे बी एस्टैब्लिश अ स्टेट पुलिस बोर्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइंड टू इट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। सो ये जो बोर्ड बनाया जा रहा है ये एक तरीके से अपने आप में एक बॉडी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये प्री क्लेस में कई सारे सवाल बन सकते हैं। ये बॉडी है अपने आप में जो कि बताएगी कि पुलिस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, इनका काम क्या होना चाहिए, क्या ये अपने आप में सही काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड। द स्टेट बोर्ड शैल कंप्राइज द फॉलोइंग। अब इसमें लिस्ट में कौन कौन आते हैं वो हमें याद रखना है। होम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एज द केस मे बी इफ देयर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल ऑपोजिशन पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज मेंबर, चीफ सेक्रेटरी एज मेंबर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट एज मेंबर, Director General of Police as member, two non-political persons of proven reputation for integrity and competence, hereinafter referred to as independent members from any field such as academics, law, personal public administration, media or any other field, to be appointed on the recommendation of selection panel as member. One police officer belonging to the state cadre of IPS, not below the rank of Additional Director General of Police, to be nominated by the state government as its secretary. अब ये जो हम लोगों को पूरा का पूरा लिस्ट देखने को मिली है, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काम का होता है, क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के मेंबर्स एंड बोर्ड के मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन, सेक्रेटरी, कौन व्यक्ति अपने आप में किस पद पे बैठेगा, ये पूरी लिस्ट हम लोगों को यहां पे देखने को मिलती है। ये लिस्ट हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि ये लिस्ट से सीधे सीधे सवाल हमारे से पूछे जाएंगे। आप लोग को ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कौन व्यक्ति इंडिपेंडेंट मेंबर है, कौन इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है, इस तरीके के भी सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, सेक्शन 31 में आते हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड शैल बी अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन पैनल। अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो अपने आप में एक सिलेक्शन पैनल के द्वारा बनाए जाएंगे। ये सिलेक्शन पैनल क्या है? ये सिलेक्शन पैनल अब हम लोग देखते हैं। Which shall consist of Chief Minister of the state,
Speaker of the State Legislative Assembly, Home Minister of the state, and leader of opposition state legislative assembly, or as the case may be, if there is no leader of opposition, the leader of largest single opposition party in the state legislative assembly. So जो दो हमको इंडिपेंडेंट मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, उसके अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन पैनल होगा, और वो सिलेक्शन पैनल में अब कौन सदस्य हैं, सीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, होम मिनिस्टर, ये सारे देखने को मिलते हैं. अगेन ये टेक्निकली अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट आप लोगों के लिए ये काम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग को सीधे सीधे रटना पड़ सकता है. आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि भाई कौन कौन अपॉइंट करता है. सेक्शन 32, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड इफ, पहला, he is not citizen of India, has been convicted by a court of law or charges have been framed against him by court of law. So ये हमारे को सीधे सीधे देखने को मिल जाता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि भारतीय सिटीजन नहीं है उसको मदद नहीं मिलेगी. अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति इस तरीके का है जिसको किसी तरीके का कॉन्विक्शन करा गया है, जिसको किसी तरीके की कोई सजा दी गई है बाय द स्टेट, उसको नहीं. has been dismissed or removed from service or compulsorily retired on the grounds of corruption or misconduct, किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाया गया था क्योंकि वो करप्शन के चार्जेस में फंसा था. holds an elected political office which includes member of parliament or state legislature or local body, or is an office bearer of any political party or any organization connected with any political party. So, अगर आप ऑलरेडी किसी राजनीतिक पद पे बैठे हुए हैं, एमपी हो, एमएलए हो, किसी बोर्ड के सदस्य हो, आपको यहाँ पे मेंबर नहीं बनाया जाएगा. एंड इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता, विच इज प्रीटी ऑब्वियस. 33, अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. अब टाइम पीरियड इनका याद रखिएगा, 2 years के लिए. जो बोर्ड के सदस्य हैं इंडिपेंडेंट, ये 2 साल के लिए हैं. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 term. An independent member shall be entitled to a sitting fee, transport to from the place of meeting, as well as for touring expenses in connection with any task entrusted by the board as prescribed from time to time. कोई भी अगर पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट करा जा रहा है, तो उसको किस तरीके के फैसिलिटीज दी जाएंगी, ये यहाँ पे हम लोगों से बात करी जा रही है. नेक्स्ट 34 हम लोगों से क्या बात करता है? 34 हम लोगों से बात करता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे रिमूव एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड एट एनी टाइम ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट करा गया है तो उसका रिमूवल भी करा जा सकता है. रिमूवल क्यों करा जा सकता है, रिमूवल किस सिचुएशन में करा जाएगा, वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है. अगेन ये लिस्ट आप लोग सीधे सीधे याद कर सकते हो, ये काफी मिलती जुलती सी है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे हम लोग ने वो जो डीजीपी साहब के केस में देखा था, काफी हद तक ये ओवरलैप करते हैं चीजें. पहला, प्रूवन इनकॉम्पिटेंस, कोई व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है काम करने को. दूसरा, प्रूवन मिसबिहेवियर और फेलियर टू अटेंड 3 consecutive meetings of state police board without sufficient reason. कोई व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो मीटिंग्स को रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करता है. बिकमिंग इनकेपेबल बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल इन्फॉर्मिटी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फिजिकली या मेंटली इन्फर्म है तो उसको नहीं कंटिन्यू करने दिया जाएगा. अदरवाइज बिकमिंग अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस एज अ मेंबर, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि फॉर सम रीजन गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति काम करने योग्य नहीं है. अब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन पैनल कहता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उस पद से हटा देना चाहिए. In addition, an independent member may also be removed from the state police board by the state government if he incurs any of the grounds eligibility specified in this chapter. अब अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको अपॉइंट तो कर दिया गया था, बट जो एलिजिबिलिटी वाले जो फैक्टर्स थे, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी वाले, उनमें से किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे अब वो फिट नहीं बैठता है, अब वो इनएलिजिबिलिटी वाले ग्राउंड पे आ जाता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनको हटाया जा सकता है. The state government shall state in writing the grounds for such removal. Of course, ये बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि कभी भी अगर किसी व्यक्ति को पद से हटाया जाएगा तो पद से हटाते वक्त उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एक कारण बताया जाएगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को
ये ये डिक्लेयर करा जाएगा राइटिंग में कि भाई आपको हम XYZ कारण से हटा रहे हैं। अब ये क्यों करा जाता है? फॉर द सिंपल रीजन कि जब भी किसी व्यक्ति को पद से हटाया जाए उसको एक मौका मिला जाना चाहिए सुनवाई का, हेयरिंग का जो हम लोग मौका देते हैं, उसकी बात करी जा रही है। नेक्स्ट सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 हम लोगों को बताता है कि एक्चुअली जो स्टेट पुलिस बोर्ड है इसका काम क्या है। ये जो बनाया गया है, जो अभी हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बनाया क्यों गया है। उसके लिए फंक्शन सेक्शन 35 के जो हैं वो रेलेवेंट है, आप लोगों को याद करने जरूरी है मेरे हिसाब से। लेट्स सी क्या कहता है। द स्टेट पुलिस बोर्ड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली, एक एक करके देखते हैं। Suggest and advise the state government on policy guidelines for promoting efficient, effective, responsible and accountable policing. सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाए जिससे एफिशिएंट, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल पुलिसिंग हो, मतलब पुलिस सही काम करे, सही दिशा में काम करे। तो एक तरीके से आम जनता के सामने, जो राज्य के नागरिक हैं, उनके सामने ये बात आ जाएगी कि पुलिस सही काम कर रही थी या पुलिस के काम के कहीं पे कोई गलती हो रही थी। नेक्स्ट चलते हैं, पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी। अभी पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी क्या है, ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 38। लेट्स सी ये हमसे क्या कहता है। पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी, द पुलिस गवर्नमेंट, the state government shall as soon as may be constitute a police establishment committee, hereinafter referred to as committee, with the Director General of Police as its chairperson and two other senior most police officer in the department not below the rank of Inspector General of Police as members. अब यहाँ पे हम लोगों से क्लियरली बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसको जो हेड करेगा वो होगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब, और 2 सीनियर ऑफिसर्स और होंगे इसमें। पर ये जो 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं इनकी एग्जैक्ट रैंक नहीं बताई गई, ये बताया गया है कि ये आईजी के नीचे नहीं होने चाहिए। आईजी ऑफ जो पुलिस होता है उसके नीचे नहीं होना चाहिए जो इनको सदस्य बनाया जा रहा है। स्टैब्लिशमेंट कमेटी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या हैं, अगेन आप लोग को ये याद रखने जरूरी है, रेलेवेंट है। एक एक करके रीड करते हैं। ले प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन एंड प्रमोशन टू द सबऑर्डिनेट रैंक। जो लोगों को सेलेक्ट करा जा रहा है सबऑर्डिनेट रैंक के लिए, अगर आपको याद हमने देखा था सबऑर्डिनेट रैंक जो डीएसपी वगैरह के नीचे वाले जो पद थे उनको सबऑर्डिनेट रैंक से रिलेट करा जा रहा था। उनके सिलेक्शन और प्रमोशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर फ्रॉम वन रेंज टू अनदर। एक पर्टिकुलर व्यक्ति कहीं पे पोस्टेड है, मान लीजिए एक एसआई साहब कहीं पे पोस्टेड है, तो उनका एक थाने से दूसरी जगह बात करी जा रही है। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीएसपी एंड एएसपी। अब डीएसपी और एएसपी ये थोड़े से बड़े अधिकारी हो जाते हैं कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स डीजीपी साहब के सामने नीचे हैं बट एसआई से बड़े हो जाते हैं। उनका किस तरीके से ट्रांसफर करा जाएगा। Recommend to the state government regarding the transfer and posting of police officers of the rank of ASP and above। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन करेगी ये कमेटी कि भाई क्या पैरामीटर्स हो, क्या क्राइटेरिया हो जिसके बेसिस पे ट्रांसफर करा जाएगा या पोस्टिंग करी जाएगी एएसपी या उससे ऊपर वाले रैंक के अधिकारियों का। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफर ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स फ्रॉम वन पुलिस डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। कोई भी पर्टिकुलर चीज यहाँ पे अगर करी जा रही है, मतलब एक जिले से दूसरे जिले तक अगर किसी भी व्यक्ति को भेजा जा रहा है, पोस्टिंग करी जा रही है, तो उसमें क्या गाइडलाइंस को फॉलो करा जाए, क्या सिस्टम को फॉलो करा जाए, वो यहाँ पे बात करी जा रही है, उसके ये लोग बताएंगे। एनालाइज एंड रीड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ द पुलिस पर्सनल एंड वेयरएवर नेसेसरी सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस के जो ग्रीवांसेस, पुलिस से जो लोगों को ग्रीवांसेस हैं या पुलिस के जो ग्रीवांसेस हैं क्या करे जाएं, कैसे उस चीज को ठीक करा जाए, उसको रिकमेंड यहाँ पे करने की बात करी जा रही है। पुलिस पर्सनल है मतलब एक अधिकारी है,
अब वो पुलिस में है, अच्छे पद पर है, परंतु उनको कोई स्टेट से या सिस्टम से दिक्कत हो रही है, किसी तरीके का उनको कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, कहाँ पे जाके वो कंप्लेंट करें, किससे वो मदद मांगे, उसकी बात करी जा रही है। The state government may in such matters as it may deem fit for reasons to be recorded in writing alter or amend the decisions of the committee। अब ये जो कमेटी है जो यहाँ पे बताई जा रही है, अगर मान लो इसने किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन करा, अब वो जो रिकमेंडेशन करा है उस रिकमेंडेशन में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं अग्री हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमें नहीं ये चीज समझ में आ रही है, सो क्या वो उसको चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कोई भी जो कमेटी के द्वारा रिकमेंड करा जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करा जा सकता है, उसके साथ ना अग्री कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट और वो कुछ और चीज को कर सकता है। यहां पे हमारा पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। अब यहां पे चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑफ कोर्स अभी हमारा चैप्टर 5 और उसके आगे के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बचे हुए हैं। मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं। ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा है, आई होप आप लोग को ये डिस्कशन मदद करे। आई ट्राई टू कीप अनदर रिवीजन क्लास फॉर यू, जहां पे मैं कुछ और टॉपिक्स जो पुलिस से रिलेटेड है, पुलिस एक्ट से रिलेटेड है, वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करूं। Unacademy. Let's crack it.